आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में गोता लगाएंगे जहां हमारी पृथ्वी का दिल यानी समंदर खुद इंसानियत के खिलाफ हो जाता है। और जब वो पलटवार करता है तो हमारा सारा विज्ञान, हमारी सारी ताकत सब घुटनों पर आ जाती है। जरा सोचिए एक पल के लिए, अगर ये समंदर जो पृथ्वी के 70% हिस्से पर फैला है अचानक जाग जाए और हमें इंसानों को एक खतरे की तरह देखने लगे तो? बस इसी एक खौफनाक सवाल से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी शुरू होती है कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं से। कनाडा के तट पर जो विशाल हम्बैक वेल्स हमेशा से शांत मानी जाती हैं, वो अचानक टूरिस्ट बोट्स और जहाज़ों पर हमला करने लगती हैं। और ये कोई हादसा नहीं लगता, ये एक सोची समझी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक लगती है। इसके बाद खतरा समंदर से निकलकर हमारे खाने की प्लेट तक पहुंच जाता है। फ्रांस के एक फेमस रेस्टोरेंट में लॉबस्टर से एक ऐसा अजीब बैक्टीरिया फैलता है जो कुछ ही घंटों में लोगों की जान ले लेता है। ये कोई मामूली फूड पॉइजनिंग नहीं थी, ये कुछ और ही था, जैसे समंदर ने कोई बायोलॉजिकल वेपन छोड़ दिया हो। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, खतरा जमीन पर आ धमकता है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक जहरीले केकड़ों के लाखों के झुंड पानी से निकलकर शहरों पर धावा बोल देते हैं। मतलब साफ था, समंदर की सेना अब हमारे दरवाजे पर आ चुकी थी। तो हाँ, अब तक ये तो साफ हो चुका था कि ये अलग अलग जगहों पर होने वाले कोई मामूली हादसे नहीं हैं। इन सब में एक पैटर्न था, एक संदेश था। ऐसा लग रहा था मानो समुंदर ने अरबों साल की अपनी खामोशी तोड़ी हो और अब वो बदला लेने पर उतर आया हो। और फिर तो जैसे खबरों की बाढ़ आ गई पूरी दुनिया से। नॉर्वे में मछलियों का एक झुंड एक मछुआरे को समंदर में जिंदा खींच ले जाता है। वेल वॉचिंग बोट पर किलर वेल्स और हम्पबैक वेल्स एक साथ मिलकर हमला कर देती हैं। कमाल की बात यह है कि ये दोनों प्रजातियां कभी एक साथ शिकार नहीं करती। और उधर फ्रांस में उस रेस्टोरेंट में मरने वालों की संख्या 3 हो जाती है। पूरी दुनिया में एक अजीब सा डर और कंफ्यूजन का माहौल था। तो एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस डर के साये में जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का एक छोटा सा ग्रुप जवाब ढूंढने के लिए समंदर की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहा था। उन्हें ये समझना था कि आखिर प्रकृति का ये बर्ताव अचानक इतना अजीब और हिंसक कैसे हो गया। उन्हें पहला बड़ा सुराग मिला फायर आइस के रूप में। देखिए, ये मीथेन हाइड्रेट्स जो हैं वो आमतौर पर समंदर की सबसे गहरी और ठंडी जगहों पर भारी दबाव में जमे रहते हैं, पर अब हजारों टन की मात्रा में ये सतह पर तैर रहे थे। मतलब साफ था, समंदर के अंदर कुछ बहुत बहुत बड़ा हो रहा था। कोई बहुत बड़ी शक्ति उथल पुथल मचा रही थी। और फिर जो खोजें सामने आईं, उन्होंने तो मानो बायोलॉजी के सारे नियम ही तोड़ दिए। समंदर की गहराइयों में रहने वाले कीड़ों के अचानक दांत और जबड़े उगाए थे। लॉबस्टर वाला बैक्टीरिया हर घंटे अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल रहा था, जिससे उसका कोई इलाज ही नहीं मिल पा रहा था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, हजारों मील दूर अलग अलग महासागरों के केकड़ों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा था, जैसे जैसे उन्हें कोई एक ही दिमाग कंट्रोल कर रहा हो। सिर्फ 30 दिनों के अंदर दुनिया बदल चुकी थी। जो कुछ जानवरों के हमलों से शुरू हुआ था, वो अब एक ग्लोबल तबाही बन चुका था। और जब समंदर की गहराइयों से उठी एक विशाल सुनामी ने यूरोप के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया, तो ये शीशे की तरह साफ हो गया कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये तो सीधी सीधी जंग थी। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हो रहा है, बड़ा सवाल था कौन कर रहा है। इन सभी हमलों के पीछे आखिर कौन सी ताकत थी जो समंदर के हर जीव को, हर लहर को कंट्रोल कर रही थी। और इसका जवाब ऐसा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो आखिर इसके पीछे था कौन? कोई देश, कोई टेररिस्ट ग्रुप, या फिर कुछ और ही? जब वैज्ञानिकों ने इन सभी घटनाओं के डेटा को एक साथ जोड़ा, तो उन्हें एक ऐसी सच्चाई का पता चला जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमलावर का नाम था वीआर, और ये कोई एक जीव नहीं था। सोचिए, समंदर में रहने वाले अरबों खरबों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिन्होंने अरबों सालों में मिलकर एक दिमाग बना लिया हो, एक विशाल अदृश्य सामूहिक चेतना जो पूरे समंदर पर राज करती है। एक ऐसा सुपर ऑर्गेनिज्म जो इंसानियत से भी कहीं ज्यादा पुराना है। और यही वो वीआर था जो अब समंदर के हर जीव को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वेल्स, केकड़े, बैक्टीरिया सब उसके इशारों पर नाच रहे थे। ये एक ऐसी सेना थी जिसके खिलाफ हमारे बनाए कोई भी हथियार किसी काम के नहीं थे। समंदर खुद हमारा दुश्मन बन चुका था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद सबको ये समझ आ गया कि इस जंग को जीता नहीं जा सकता। भाई, जब आपका दुश्मन ही ग्रह का 2/3 हिस्सा हो, तो आप लड़ते नहीं हैं, आप बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब मिशन लड़ाई से बदलकर
बातचीत बन गया। पर इंसान तो इंसान है। यहां भी हम बटे हुए थे। एक तरफ वैज्ञानिक थे जो वीआर से संपर्क करना चाहते थे, उसकी मंशा को समझना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर की सरकारें और मिलिट्री उसे बस एक खतरे के तौर पर देख रही थी, जिसे किसी भी कीमत पर खत्म करना था। वो समंदर में जहर घोलकर इसे मारने का प्लान बना रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना साफ था कि ये कोई जंग नहीं है जिसे हम जीत सकते हैं। ये एक नेगोशिएशन है, एक समझौता। आप उस ग्रह से नहीं लड़ सकते जिस पर आप रहते हैं। आपको उसकी बात सुननी ही होगी। तो एक आखिरी डेस्परेट कोशिश की गई। वैज्ञानिकों की एक टीम आर्कटिक पहुंची, जहां वीआर की गतिविधियां सबसे ज्यादा थीं। वहां उन्होंने पहली बार उस इंटेलिजेंस के असली रूप को देखा। पानी के नीचे एक चमकदार तैरती हुई रोशनी का एक पूरा सागर। जब उन्होंने जबरदस्ती उससे संपर्क करने की कोशिश की तो वो और भी भड़क गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई मशीन या सिग्नल नहीं, बल्कि एक इंसान को ही एक मैसेंजर बनकर जाना होगा। और इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन के लिए चार्ली नाम की एक वैज्ञानिक अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती है। वो पूरी इंसानियत की तरफ से शांति का पैगाम लेकर उस अनजान शक्ति के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। चार्ली खुद को वीआर के सैंपल से इंजेक्ट करवाती है ताकि वो उससे जुड़ सके। फिर एक छोटी पनडुब्बी में बैठकर वो समंदर की गहराइयों में उतर जाती है और वहां वीआर उस पर हमला नहीं करता, बल्कि उसे घेर लेता है, उसे समझने की कोशिश करता है। वो चार्ली की यादों, उसके डर, उसके अफसोस और इंसानियत की शांति की अपील को महसूस करता है। और उस एक इंसान के बलिदान के जवाब में पूरी दुनिया के समंदर शांत हो जाते हैं, हमले रुक जाते हैं। तो आखिर में इंसानियत बच तो जाती है, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या द स्वॉर्म सिर्फ एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है, या फिर ये इस बात की एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर हमने अपने ग्रह और उसके समंदरों को फॉर ग्रांटेड लेना बंद नहीं किया तो शायद एक दिन वो सच में पलटवार कर सकता है। सोचने वाली बात है ना?